नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा टॉपिक होगा यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में, कि आईएएस के बारे में हम आज और टोटल डिटेल से पढ़ेंगे। कृपया करके आईएएस के बारे में अगर आपको फुल टॉपिक वाइज डिटेल से जानना है तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आईएएस को लेकर किसी भी प्रकार का आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या आज के वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आईएएस का, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके लिए ट्रेनिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, कैसे होती है, फिर बेसिक ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने दिन की होती है, कहाँ पर होती है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है फेज़ 1, वो हमारी कब और कितने दिन की और कहाँ पर होती है। फिर हमारा आता है स्टेट लेवल ट्रेनिंग और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। ये दोनों जो ट्रेनिंग होती हैं कैसे होती हैं, कहाँ पे होती हैं, कितने दिन की होती हैं, क्या करना होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमारी होती है फेज़ 2 की, वो कब, कहाँ और कितने दिन की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है आईएएस का। फिर प्रमोशन आईएएस के जॉब के दौरान क्या क्या होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे हमारी सर्विस के दौरान जो ट्रेनिंग होती है वो कब, कहाँ और कैसे होती है और कितने दिन की होती है। उसके बाद में लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा कि आईएएस की पोस्ट सर्विस में जब हम होते हैं तो हमें कौन से काम करने पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी को सबसे पहले जब ब्रिटिश काल हुआ करता था उस टाइम आईसीएस के नाम से जाना जाता था, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, और अब जाना जाता है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। तो आपको पता है कि आईएएस के एग्ज़ाम के लिए हर साल देखते हैं कि लाखों लोग फार्म भरते हैं, क्योंकि आईएएस को लेकर बड़ा क्रेज़ रहा है शुरुआत से लेकर अभी तक। तो चलिए देखते हैं हम क्यों इसको इतना पसंद किया जाता है, क्या इसमें ऐसी खासियत है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो आईएएस का वो क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल जो है लाखों लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं जो यूपीएससी कनेक्ट करवाती है, और इसके लिए बहुत सारा क्रेज़ है। आईएएस में बनने के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स हर साल एग्ज़ाम देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट में जो अभ्यर्थी आईएएस जो बनते हैं उनको उनके द्वारा जो मार्क्स स्कोर किया जाता है और मुख्य परीक्षा जो हमारी होती है उनका जो मेंस एग्ज़ाम होता है उस फॉर्म में जो वो अपने कायदे भरते हैं उसके वरीयता के आधार पर ही उनको किसी भी जॉब में सिलेक्शन उनका होता है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हर साल जो है हमारे देश के अंदर लाखों उम्मीदवार जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही हज़ार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका मेंस निकलता है और उसके बाद में इंटरव्यू में जब फाइनल होने के बाद कुछ ही जो होते हैं वो आईएएस बनते हैं। हर साल इस परीक्षा में लगभग 100 ही हमारे जो होते हैं वो आईएएस बनते हैं। आपने देखा भी होगा कि टॉप 100 जो रहते हैं हमारे मोस्टली वहीं एक आईएएस होते हैं। इसको के लिए थोड़ा ये है कि आईएएस जो बनते हैं उनके लिए थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि टॉप 100 में आना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है हमारे देश में, वैसे ही इतने लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें ये रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ मेहनत कर ली उसी से हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करके जो है सबसे पहले टॉप रैंक में आना ज़रूरी होता है। क्योंकि इस सेवा में इतने आईएएस की तरफ लोग इसलिए आकर्षित होते हैं कि इस सेवा के अंदर लोगों को इतने अवसर मिलते हैं। इसमें किसी भी फील्ड का भले ही स्टूडेंट रहे, चाहे वो डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे, चाहे वो आईआईएम से पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट रहे, सब यही चाहते हैं कि हाँ मैं आईएएस बनूँ। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है एक आईएएस बनने के लिए। तो इस पे हमारा यही रहेगा कि एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो कहीं से भी आपने की हो हमारे इंडिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम कवर करेंगे कि जो शैक्षणिक योग्यता जो हमारी होती है, उसके बाद में हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा प्रशिक्षण। इसमें यहाँ पे हम कवर करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेनिंग के बारे में और टोटल डिटेल से करेंगे कि ट्रेनिंग कब, कितने दिन की और कहाँ पर होती है। जैसे आईएएस के अधिकारियों का जो प्रशिक्षण जो है ब्रिटिश काल से लेकर अब तक आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता रहा है। वर्तमान में इस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो आधारभूत प्रशिक्षण होता है, जो बेसिक होता है वो 16 सप्ताह का होता है, हमारा मसूरी उत्तराखंड के अंदर होता है। सेकंड हमारा जो होता है वो व्यावसायिक प्रशिक्षण रहता है, जो फेज़ 1 होता है, जो 26 सप्ताह का होता है आपका, ये भी आपका मसूरी उत्तराखंड के अंदर ही होगा। थर्ड आपका रहता है राज्य स्तर पर प्रशिक्षण या फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ये आपका रहता है 52 सप्ताह का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वो होता है
संस्थागत प्रशिक्षण, ये होता है फेज 1 3 सप्ताह के लिए होता है। फिर आपका होता है विभिन्न कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण, तो ये जिला प्रशिक्षण होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये आपका होता है 45 सप्ताह का। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका संस्थागत प्रशिक्षण फेज 2, तो ये आपका होता है 4 सप्ताह का। फाइनल आपका आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये आपका फेज 2 होता है 9 सप्ताह का। इसके बारे में आपको फुल और टोटल डिटेल आगे वीडियो पूरा जरूर देखें, पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा कि कौन सा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं इनमें। फिर हमारा होता है बेसिक प्रशिक्षण, जो हमारा बेसिक जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हमें क्या क्या करना होता है। तो आप टॉपिक वाइज यहाँ पे देखते जाएं। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या फिर भारतीय विदेश सेवा, इसमें IAS, IPS, IPS और केंद्रीय सेवा वर्ग ए के 22 अधिकारी सम्मिलित है, को एक साथ लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी में 16 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर इन सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसमें इन प्रशिक्षु अधिकारियों में आपसी सामंजस्यता, एकता का भाव पैदा होता है। प्रशिक्षण कार्य कई चरणों में संपादित होता है, जो कठिन प्रकृति का होने के साथ साथ रुचिकर भी होता है। वहाँ पे सभी को इकट्ठा भेजा जाता है ताकि वहाँ पे जो है एक दूसरे से तालमेल अपना अच्छा बना के चले सभी लोग। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें करवाई जाती है। यहाँ पे प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बताते हैं, भारत का संविधान एवं प्रशासन के बारे में बताते हैं, राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है, लोक प्रशासन विधि, आधारभूत अर्थशास्त्र एवं जनसंख्या अध्ययन और हिंदी भाषा का अध्ययन करवाया जाता है ताकि उनको नॉलेज जो है वो और ज़्यादा बढ़े। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट रहेगा, इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशिक्षित अधिकारी में अपेक्षित कौशल, ज्ञान तथा अभिव्यक्ति का विकास करना तथा भारतीय परिवेश एवं मूल्यों को जानने के लिए अन्य सेवाओं के साथ समन्वय का भाव सिखाना होता है ताकि आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रशिक्षित हो सकें। इनका सिर्फ मेन मोटिव यही होता है कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है इसमें यही चाहते हैं ये कि हमारे देश के बारे में जो है वो सब कुछ आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद में हमारा क्या होता है कि जो सिर्फ ये जो अधिकारी होते हैं वहाँ पे रह जाते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो व्यावसायिक जो प्रशिक्षण होता है वो 26 सप्ताह का होता है, जो फेज 1 होता है। उसके बाद में प्रशिक्षण का यह भाग कौशल उन्मुख होता है। इसमें इन्हें आवश्यक अकादमिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक व जमीनी सच्चाई से भी रूबरू कराया जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ नॉलेज बुक्स से लेंगे, यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसको क्या होता है कि जो आप जब ट्रेनिंग के ऊपर होते हैं तो वहाँ पे आपको 2 अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स में। तो 2 सप्ताह के लिए आपको पूरे भारत का जो है आपको टूर करवाया जाता है ताकि आप वहाँ की संस्कृति से अच्छे से परिचित हो चुके हैं और अच्छे से समझ में आ सके आपकी कि कहाँ पे क्या कैसी से हमारी जो है वो संस्कृति है, किस टाइप के लोग रहते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे बुराई है, कहाँ क्या चीज़ें हो रही है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण या फिर हमारा जो रहेगा डिस्ट्रिक्ट प्रशिक्षण क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि मसूरी में आधारभूत तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज 1 पूरा करने के पश्चात इन प्रशिक्षु अधिकारियों को इन्हें आवंटित राज्य में भेज दिया जाता है। जब हम आपका वो हो जाता है तो उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको जो कोई भी स्टेट दिया जाता है वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। इसके बाद आपको 52 सप्ताह तक वहाँ पे आपको जॉब करनी होती है, सर्विस में रहना होता है ताकि वहाँ पे आप किसी भी स्टेट में, जैसे आप हरियाणा में किसी कहीं भी लगते हैं तो आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपको 52 सप्ताह तक आपको काम करना होगा। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों को राज्य प्रशासनिक अकादमी में 3 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण फेज 1 दिया जाता है। यहाँ प्रशिक्षुओं को राज्य के प्रशासनिक तंत्र की महत्वपूर्ण बातें समझ जाती हैं। इस संस्थागत प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षु अधिकारियों, जिन्हें प्रोबेशनर कहा जाता है, को वास्तविक प्रशासनिक अनुभव हासिल कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों में संलग्न किया जाता है। इसे जिला प्रशिक्षण कहते हैं। आपको किसी ऑफिस में भेज दिया जाता है तो वहाँ पे आप जब काम करते हैं तो आपको और ग्राउंड से पता चलता है कि कैसे हमें इस फील्ड में काम करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, इस दौरान इन्हें सामान्य कानून एवं नियम, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, भू सुधार, नियोजन एवं विकास का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक अनुभव कराया जाता है। यहाँ पे आपको सब कुछ ग्राउंड लेवल से आपको सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो फेज आता है हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज 2। यहाँ पे आपको जो किया जाता है वो होता है कि आपका जो राज्य में जब आप एक
ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं आईएएस की, तो आपको पुनः वापस जितने भी आईएएस होते हैं उनको पुनः वापस मसूरी बुला लिया जाता है। फिर यहाँ पे उनकी जो है आईएएस की व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज़ 2 जो 6 सप्ताह का होता है वो आपका शुरू हो जाता है। इस चरण में आपको क्या चीज़ें होती हैं, फील्ड वर्क के दौरान अर्जित व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रशासन की अच्छाइयों और बुराइयों से सभी को अवगत कराया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो रहता है, इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ होता है आईएएस अधिकारी के रूप में परीक्षार्थियों को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करना, उनमें विश्लेषण लेखन तथा संचार क्षमता विकसित करना, प्राप्त ज्ञान को उत्पन्न करना, उसके बाद में कंप्यूटर शिक्षा देना, राजभाषा में योग्य बनाना, जो हमारी राज्य भाषा है उसके योग्य बनाना कि किसी भी आप स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आपके सामने बोली जाती है उस चीज़ को लेके आत्मविश्वास से युक्त श्रेष्ठ अधिकारी बनाना होता है। अंत में प्रशिक्षु अधिकारियों की एक लिखित परीक्षा भी होती है जो अकादमी द्वारा आयोजित की जाती है। इसका संचालन यूपीएससी ही करता है। आपका जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपका वहाँ पे फिर एक एग्जाम होता है, वो भी आपका यूपीएससी ही करवाती है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने तथा 1 वर्ष या 18 माह की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात ही सेवा में उनकी स्थायी नियुक्ति की जाती है। जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, 1 साल या 18 माह का आप इस सर्विस में कर लेते हैं, उसके बाद में ही आपकी जो है परमानेंट जो नियुक्ति की जाती है कि आपकी जॉब कहाँ पे लगेगी, किस स्टेट में आप रहेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहेंगे। इस प्रकार औपचारिक आरंभिक प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तथा प्रत्येक अधिकारी को उसके निर्धारित कैडर में भेज दिया जाता है। यहाँ पे आपको आपका जो कैडर आपने वहाँ पे फील किया था, आपका कौन सा लाट हुआ था, यहाँ पे आपको भेजा जाएगा। हालांकि यह आरंभिक प्रशिक्षण ही होता है। इसके बाद मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सेवा काल के बीच में भी कई बार आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप सर्विस में होते हैं उस टाइम में भी आपको बहुत बार जो है ट्रेनिंग पे बुलाया जाता है वापस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। प्रशिक्षण प्राप्त करते समय प्रशिक्षु अधिकारियों के व्यवहारिक स्तर पर आने वाली समस्याओं तथा शंकाओं का समाधान जिलाधीशों के मार्गदर्शन में होता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु अधिकारी प्रशासनिक ढांचे को समझें तथा वहां के लोगों, उनकी प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर विकास के अवसरों और नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझ सकें। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के अंतिम चरण में पुनः राज्य प्रशासन अकादमी में 4 सप्ताह का संस्थागत परीक्षण फेज 2 दिया जाता है। यहाँ पे आपको फिर एक बार ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है जो 4 सप्ताह की होती है, फेज 2 इसको बोला जाता है। इस दौरान सभी प्रशिक्षु अपने राज्य प्रशिक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा टॉपिक व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज 2 हम कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, नियुक्ति के पहले वर्ष में प्रशिक्षण का एक नियमित कार्यक्रम होता है। इसके पश्चात उन्हें एक अनुभव सब डिवीजन सौंप दिया जाता है। जब आप फाइनल आपका नियुक्ति नहीं होती है उससे पहले आपको सभी डिवीजन सौंपा जाता है। उनके अनुभव एवं ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रति 2 वर्ष कार्य करने के पश्चात उनका स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया जाता है। जब आप इस सर्विस में होते हैं तो हर 2 साल बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है। मान लो आप अभी हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हो तो अगले 2 साल में आपको अम्बाला डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी के रूप में उन्हें लगभग 18 माह के लिए सचिवालय भेजा जाता है। फिर आप जो आईएएस अधिकारी होते हैं उन्हीं को अंडर सेक्रेटरी के बनाकर 18 महीने के लिए सचिवालय भी भेजा जाता है। इसके पश्चात ही उन्हें जिलाधीश बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब 18 माह आपको वहाँ पे हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको डीएम बनाया जाता है। शुरुआती सत्र पर एक आईएएस अधिकारी को सब डिवीजन और फिर सबसे पहले जो एक आईएएस अधिकारी वो है वो क्या बनता है, एसडीओ, एसडीएम, सीडीओ जैसे पदों पर सबसे पहले एक आईएएस अधिकारी को एसडीओ, एसडीएम, सीडीओ बनाया जाता है। फिर इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा डीएम, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या डिवीज़न कमिश्नर के पद पर आपको नियुक्त किया जाता है। ये सभी वैसे पद हैं जो फील्ड पोस्टिंग के समय आईएएस अधिकारी ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी नियुक्ति किसी स्वान संगठन, पीएसयू, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी की जा सकती है। कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको ऑल टोटल आईएएस की जो होते हैं वो टोटल आपको यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद में आपका क्या है, ये केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। जो आईएएस अधिकारी होते हैं, ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनके जो है निजी सचिव भी वो बन जाते हैं। कई बार वो उन पर डिपेंड करता है, अगर वो चाहते हैं तो एक आईएएस अधिकारी को रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमोशन की। तो सबसे पहले लोक सेवा में प्रमोशन वरीयता या योग्यता के आधार पर ही होता है। यहाँ पे आपका देखा जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी है प्रमोशन के लिए, आपको ऊपर की पोस्ट पे भेजने के लिए। समय के साथ प्रदर्शन के आधार पर इनकी प्रमोशन होती है। आपको जो आपने क्या किया अपनी जॉब के दौरान उसके बेस के ऊपर आपका प्रमोशन होता है।
प्रमोशन के बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत कई पदों पर कार्य करते हैं। ये कर्मचारी निम्नलिखित का दायित्व संभालते हैं। जब आपका प्रमोशन होता है तो आप क्या क्या बनाए जाते हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे। भारत सरकार के अधीन उप सचिव, सेकंड भारत सरकार के अधीन निदेशक, नेक्स्ट भारत सरकार के अधिक संयुक्त सचिव, राज्य सरकार के अधीन सचिव, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव, राज्य सरकार में मुख्य सचिव, भारत सरकार में सचिव, फिर प्रधान सचिव, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सारे पोस्ट जो होती है आपके प्रमोशन के बाद आपको मिलती हैं। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी बनना हर आईएएस अधिकारी का सपना होता है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए होते हैं, हर आईएएस अधिकारी चाहता है कि हाँ मैं बनूं, लेकिन ये सौभाग्य कि बहुत ही कम अधिकारियों को अपने सेवा काल के अंतिम वर्षों में मिल पाता है। ये आपके काम, आपकी एलिजिबिलिटी देखने के बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो वहाँ पे जाने के बाद आपको लास्ट में ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि हर आईएएस अधिकारी यहाँ तक पहुँच पाता है। जो लकी होते हैं वो ये यहाँ तक पहुँच पाते हैं। आईएएस अधिकारी के रूप में इनकी सर्वश्रेष्ठ पदस्थापना प्रधानमंत्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव के रूप में होती है। नेक्स्ट हमारा जो हम करेंगे कवर, सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण हमारा जो होता है जब हम सर्विस में होते हैं तो कौन से होते हैं, तो अकादमिक प्रशिक्षण के पश्चात इन अधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे कार्य करते हुए प्राप्त करते हैं। जब आप सर्विस के अंदर होते हैं, जब बीच में आपकी ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। आईएएस अधिकारियों को सेवा में रहते हुए 6 से 9 वर्ष, 10 से 16 वर्ष तथा 17-20 वर्ष की अवधि पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण प्राय अल्पावधिक होता है। इस टाइम में आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। जब आपको 6 साल हो जाते हैं, जब आपको 9 हो जाते हैं, जब आपको 2 से 10, फिर 16, 17 और 20। इसी प्रकार राज्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नत होने वाले अधिकारी भी मसूरी में 5 सप्ताह का आगमन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जब आपका प्रमोशन होता है तो उस टाइम में भी मसूरी में आपकी द्वारा फिर 5 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग होती है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान भी 38 सप्ताह का एमफिल सत्रीय एडवांस प्रोफेशन प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करता है। उसके बाद में हमारा लास्ट जो टॉपिक रह गया वो रह गया कार्य। हम सर्विस के दौरान क्या क्या काम करते हैं। एक पहला रहेगा यहाँ पे, आईएएस अधिकारी विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न संधियों एवं समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए ऑथोराइज होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई संधि है या फिर कोई हमारा समझौता करना है तो उसके ऊपर जो आईएएस अधिकारी होता है उसके सिग्नेचर ऑथोराइज हैं। जब ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं तो इन्हें जिलाधिकारी, कलेक्टर आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जिला स्तर के सभी कार्यों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होते, चाहे वह विकास कार्य हो या कानून व्यवस्था या फिर आपदा प्रबंधन। इन सभी की जिम्मेदारी इनकी होती है। इन पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना क्या उत्तरदायित्व तो होता ही है, साथ ही सामान्य और राजस्व प्रशासन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक आईएएस अधिकारी पर नीतियों के सफल क्रियान्वयन का दारोमदार होता ही है। साथ ही नीति निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय के साथ इन्हें अलग अलग विभागों में कार्य करना होता है जो अपनी प्रकृति में बिल्कुल भिन्न होते हैं। कार्य प्रकृति की यह विविधता जहाँ चुनौतियों से भरी हुई है, वहीं इसमें अलग अलग अनुभवों से गुजरने का सुख भी मिलता है। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। वह जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करता है। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के कार्य एवं दायित्वों को कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी के कार्यों और दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सचिवालयों में ये उप सचिव, अवर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इत्यादि के दायित्व निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.